राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भिवानी स्थित चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, हरियाणा सरकार निर्धारित समय से पहले ही नई शिक्षा नीति को लागू करने की तरफ बढ़ रही है आगे। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र शामगढ़ में 4 दिवसीय आलू एक्सपो के समापन अवसर में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की शिरकत। कहा, केंद्र द्वारा तैयार की गई आलू की किस्मों से किसानों को होगा बड़ा लाभ। फरीदाबाद में दोहरी शिक्षण ट्रेनिंग सिस्टम वर्कशॉप का किया गया आयोजन। उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, आईटीआई के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ उच्च गुणवत्ता का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। और प्रदेश सरकार ने आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के लिए मुआवजा निर्धारित करने हेतु सभी जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का लिया निर्णय। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भिवानी स्थित चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने 5 पीएचडी स्कॉलर को डिग्री एवं 21 टॉपर विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए। इस मौके पर राज्यसभा सांसद डीपी वत्स, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन वीपी यादव, भिवानी विधायक घनश्याम सराफ भी मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि खेल, एरोस्पेस, शिक्षा, रोजगार सृजन में महिलाएं आगे हैं। उन्होंने डिग्रियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे डिग्री पूरी करने के बाद विज्ञान व तकनीक का सहारा लेकर रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन व नई तकनीकों के माध्यम से रोजगार प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प को युवा ही पूरा कर सकते हैं। उन्होंने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने व ग्रामीण क्षेत्र को शोध से जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय के लिए बधाई दी। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार निर्धारित समय से पहले ही नई शिक्षा नीति को लागू करने की तरफ आगे बढ़ रही है। आसपास के गांव के लोगों को भी विश्वविद्यालय में लाकर उनको भी जो है रोजगार सृजन के लिए शिक्षण दे रहे हैं, या रोजगार के लिए भी। और आपने खेलों में भी काफी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। आपका यूनिवर्सिटी स्टार्टअप भी शुरू किया है। वैसे आपका यूनिवर्सिटी स्थापना होकर 10 साल हुआ है, लेकिन कम समय के अंदर इतना अच्छा जो है नाम कमाने वाला यूनिवर्सिटी हमारा चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी बन गया। इसके लिए मैं बधाई। विश्वविद्यालय के कुलपति आर के मित्तल ने कहा कि विश्वविद्यालय निरंतर कौशल विकास, शिक्षा, नवाचार, ग्रामीण अनुसंधान, उद्यमशीलता, सृजनशीलता, स्वास्थ्य, आईटी तथा ई कॉमर्स के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को खुशहाल तथा उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं को नवाचार तथा स्वरोजगार की तरफ विशेष ध्यान देना होगा, ताकि विकसित राष्ट्र की संकल्पना को मूर्त रूप दिया जा सके। आज केंद्र व राज्य सरकार की नीतियां शिक्षा व नवाचार को बढ़ावा देने वाली हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। न कि जॉब सीकर, आईटी, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य, कचरा प्रबंधन, शिक्षा आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हर दिन स्टार्टअप खड़े हो रहे हैं। सरकार की नीतियां तथा पूरा वातावरण सकारात्मक है। आसपास के लोगों व क्षेत्र की समस्याओं को समझते हुए स्वरोजगार और उद्यमिता का मार्ग अपनाएं एवं इस प्रकार विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। विकसित भारत की कल्पना न केवल भारत का आर्थिक विकास में है, अपितु भारत को खुशहाल राष्ट्र बनाना भी एक प्राथमिकता है। डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने कहा कि उन्हें आज विश्वविद्यालय से जो डिग्री मिली है
उसके माध्यम से वे स्वरोजगार को अपनाकर आगे बढ़ेंगे और राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। और उसकी डिग्री देने के लिए राज्यपाल महोदय आए थे, जिन्होंने हमें अपने हाथों से डिग्री दी है और उन्होंने हमें इन फ्यूचर अच्छा फील्ड में जाने के लिए हमें बधाइयाँ दी हैं। आज महामहिम राज्यपाल जी ने हमें डिग्री उपलब्ध करवाई है। मैं MJMC का स्टूडेंट हूँ और 2020-22 में मैं पास आउट हुआ था। उसके बाद में आज राज्यपाल महोदय की तरफ से हमें डिग्री प्रोवाइड करवाई गई है और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। उन्होंने हमें शुभकामनाएं दी हैं आगे भविष्य के लिए। करनाल के शामगढ़ स्थित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र में आयोजित 4 दिवसीय आलू एक्सपो के समापन अवसर पर कृषि मंत्री JP दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने प्रदर्शनी में विभिन्न नई किस्मों को देखा और किसानों से इन्हें अपनाने की बात कही। कृषि विशेषज्ञों द्वारा ऐसी कई किस्में विकसित की गई हैं जो न केवल सेहत के लिए फायदेमंद हैं, अपितु खारे पानी में भी इनका उत्पादन संभव है। इसमें सामान्य आलू के साथ साथ काले, गुलाबी, बैंगनी रंग जैसे अनेक आलू की किस्में भी देखने को मिली। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए इस केंद्र में आलू की उन्नत किस्में तैयार की जाती हैं। पहले हरियाणा में आलू बीज बाहर से लाना पड़ता था, लेकिन अब इस केंद्र के माध्यम से इसे बड़ी मात्रा में किसानों को पहुंचाया जाएगा। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा आलू की कुछ ऐसी किस्में तैयार की गई हैं जो खारे पानी में भी पैदा हो जाती हैं। इससे खारे पानी वाले क्षेत्रों में भी किसानों को बड़ा लाभ होगा। एक अन्य सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि हमने अभी इफ्को के साथ मिलकर युवाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग दिलवाई है। इसके तहत 10 ड्रोन वैन केवल 1 लाख की सिक्योरिटी पर उपलब्ध कराई है। जल्द ही जिन युवाओं ने ट्रेनिंग ली है उन्हें 125 ड्रोन वैन, जिनमें महिलाएं भी होंगी, उन्हें बिना किसी कीमत के दी जाएगी। उन्हें काम दिलवाने के लिए हमने 1 लाख एकड़ भूमि का लक्ष्य लिया है, जिससे नैनो यूरिया का स्प्रे कराया जाएगा। इससे जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं खेती में तकनीकी का प्रयोग बढ़ेगा। इसके लिए किसानों से मात्र 100 रुपये प्रति एकड़ लिए जाएंगे। आगामी बजट में कृषि को लेकर JP दलाल ने कहा कि कांग्रेस के समय कृषि बजट केवल 800 करोड़ रुपए होता था, जो आज बढ़कर 3900 करोड़ रुपए हो गया है। हमने इफ्को के साथ मिलकर के ड्रोन की ट्रेनिंग दिलवाई है और पिछले 15 दिन पहले 10 ड्रोन की वैन 13 लाख की लागत की जो ट्रेंड पायलट्स थे उनको सिर्फ 1 लाख की सिक्योरिटी पे उपलब्ध कराई है। 125 वैन हम उपलब्ध कराएंगे जिन बच्चों ने ट्रेनिंग ले ली है और महिला भी उसमें 25 होंगी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो वैन देंगे, जिसमें ड्रोन भी होगा, बैटरी भी होगी और उनको काम दिलवाने के लिए हमने विभाग से टारगेट दिया है कि 1 लाख एकड़ के अंदर जो चाहे आलू हो, गेहूं हो या कुछ हो, नैनो यूरिया का स्प्रे करवाएं। कृषि के अंदर तकनीकी का प्रयोग है, उसको बढ़ावा मिलेगा। वहीं प्रदर्शनी में आए कृषि विशेषज्ञों और किसानों ने कहा कि नई किस्मों के इस्तेमाल से किसानों को बहुत लाभ होगा। इसके साथ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल खेती की ओर अधिक उन्नत करेगा। विमेन ने बहुत काम किया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अभी तक इतनी वैरायटीज निकली हैं पर ऐसा नहीं हुआ। तो ये वैरायटी जो वैसे अगर हम इस वैरायटी की बात करें तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी है। ये हर तरह की टोपोग्राफी में होती है, हर तरह के क्लाइमेट में हो सकती है। की वैरायटी है कुफरी जामुनिया के नाम से रिलीज़ हुई है इस साल और खासियत इसकी है कि इसमें विटामिन हैं, आयरन्स हैं, क्योंकि अब क्या है कि जो फूड हम खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है। बच्चे के आज के टाइम में फास्ट फूड खा रहे हैं, चाउमीन बर्गर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन इसके क्या आगे इसको उसमें डाल दिया जाए या घर में सब्जी में यूज़ किया जाए, किचन में यूज़ किया जाए तो बहुत बढ़िया है कि माताओं बहनों के लिए भी क्या कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये इनको हम देखने के लिए आए थे ताकि हम नई प्रजाति अपने मार्केट में ले जाके उनको लगा सके कि कुछ हमें किसानों को जागरूक होना चाहिए और कुछ हमें जो इनकी ट्रेनिंग वगैरह हो रही है उनको किसानों को बार बार उनके फार्म पे विजिट वगैरह कराएं, उनको समझाया जाए कि इस तरह से किसानों को ये हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम किसान को भी रुझान इसके अंदर होना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकूला में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी के दीवार लेखन कार्यक्रम का प्रदेश स्तर पर शुभारंभ किया। इसकी शुरुआत मनसा देवी कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 की मार्केट से की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने दीवार पर कमल का फूल और एक बार फिर से मोदी सरकार के नारे का बनाया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर से मोदी सरकार को लाने के लिए हरियाणा प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा जीत हासिल करेगी। निशान के ऊपर लड़ेगी और उसी हिसाब से वो जीतेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इस स्लोगन को आगे बढ़ाते हुए ये लिखेंगे बार बार मोदी सरकार, क्योंकि आज पूरे विश्व और देश की यही मांग है कि पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। उनके मार्गदर्शन में देश ने विश्व स्तर पर जो वातावरण तैयार किया है उसके देश का बच्चा बच्चा प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता है। उन्होंने देश के अंदर एक राममयी वातावरण बनाया है। स्लोगन को जी हम और ही अधिक इम्प्रूव करते हुए इसको लिखेंगे बार बार मोदी सरकार जी। यही क्योंकि आज देश की मांग है, यही आज पूरी दुनिया की मांग है जी। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने आज जो वातावरण पूरे देश के अंदर बना है जी, भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर के, रामलला की स्थापना को लेकर के, आज देश का बच्चा बच्चा जी इस बात के लिए मोदी जी का धन्यवाद करता है कि उन्होंने देश के अंदर एक राममय वातावरण जो है वो बनाया। फरीदाबाद के लघु सचिवालय में आज दोहरी शिक्षण ट्रेनिंग सिस्टम वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस अवसर पर हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अतिरिक्त निदेशक व सहायक निदेशक राजकुमार और मनोज सैनी, जिला उपायुक्त विक्रम सैनी मौजूद रहे। इस दौरान दोहरी शिक्षक ट्रेनिंग सिस्टम को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा की गई। वर्कशॉप में अधिकारियों के अलावा उद्योगपति भी मौजूद रहे। उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा आज दोहरी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ITI और स्कूली बच्चों को बेहतर ट्रेनिंग देकर भविष्य संवार रहे हैं। ITI के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे इनको रोजगार के अनेक अवसर मिल रहे हैं। ITI कैंपस से ही युवाओं का नौकरियों में चयन हो रहा है। आज विद्यार्थियों को रोजगार परक शिक्षा देकर कुशल बनाया जा रहा है। ITI के बच्चे को किस तरह प्रशिक्षण दिया जाए, तो शिक्षा के बाद आगे बढ़ते जाता है गुना नहीं, तो हम भी चाहता है कि धीरे धीरे उसका प्रैक्टिकल उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पर पिछली बार जब दोहरी इस शिक्षा नीति को हम लेके चले थे तो सब 4500 थे। आज मुझे खुशी की बात है कि 10,000 के आसपास इसमें है, और मैं इस बात के लिए आप सब लोगों को इसलिए बधाई दूंगा कि हिंदुस्तान नौजवानों का देश है। ये ICC फाउंडेशन, इसका सर कल्चर, मैं सरप्राइज था कि ITI में हम ऐसा क्यों नहीं रिदम कर सकते कि बच्चे ऐसे वेल ड्रेस्ड बैठे हुए दिखाई दे और हम ऐसे बच्चों को पढ़ाएं। तो इनका इतना अच्छा सौजन्य से मतलब देखते ही मन खुश होता है। तो ये बड़ा डिपार्टमेंट को सहयोग करते हुए बच्चों को नौकरियां दिलवा रहे हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य सरकार ने आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के लिए मुआवजा निर्धारित करने हेतु सभी जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। ये कमेटी दावा प्रस्तुत किए जाने के 4 माह के अंदर मुआवजे पर अपना निर्णय देगी। उन्होंने कल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक निर्णय को लागू करने के संबंध में बुलाई गई बैठक में जिला स्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। ऐसे मामलों में मुआवजे के बारे में निर्णय लेते समय मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के दिशा निर्देशों और मानकों का ध्यान रखा जाएगा। संजीव कौशल ने कहा कि हालांकि राज्य सरकार द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं के कारण मुआवजा देने के लिए पहले से ही दीनदयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना चलाई जा रही है, उन्होंने निर्देश दिए कि उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार योजना में उपायुक्त संशोधन किया जाएगा। भगवान श्री राम लाल के प्राण प्रतिष्ठा योग का शुभ मुहूर्त नज़दीक आ रहा है। पौष शुक्ल कुर्म द्वादशी विक्रम संवत 2080 यानी सोमवार 22 जनवरी 2024 को वो तारीख है जब रामलला अपने बाल रूप में मंदिर में विराजेंगे। इसके लिए आज से प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो रहा है। आज प्रायश्चित और कबीरकुटी पूजन के साथ आयोजन की शुरुआत होगी। इसके बाद 17 जनवरी को मूर्ति को मंदिर में प्रवेश करवाया जाएगा। प्रतिमा 18 जनवरी को गर्भगृह में निर्धारित आसन पर स्थापित कर दी जाएगी।
22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पिछले 70 साल से पूजित वर्तमान प्रतिभा को भी नए गर्भगृह में ही रखा जाएगा। 5 वर्ष के बच्चे के रूप में रामलला की खड़ी प्रतिमा 150 से 200 किलोग्राम वजनी है। इसे कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने कृष्ण शिला पर बनाया है। केदारनाथ में स्थापित शंकराचार्य और दिल्ली के इंडिया गेट पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा के मूर्तिकार योगीराज ही हैं। मूर्ति 18 तारीख को गर्भगृह में स्थापित कर दी जाएगी। गर्भगृह में स्वर्ण मंडित द्वार की स्थापना के साथ ही भूतल पर सभी 14 स्वर्ण मंडित द्वारों की स्थापना की गई है। मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट, ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर 3 मंजिला रहेगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप और प्रथम स्थल पर श्री राम दरबार होगा। 30 जनवरी से आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की कवरेज के लिए आधुनिक मीडिया सेंटर तैयार किया जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि सरकार 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की कवरेज के लिए मीडिया की सुविधा के लिए अकादमिक मीडिया सेंटर तैयार कर रही है। तैयारियों के बारे में नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मीडिया सेंटर 21 जनवरी से शुरू हो जाएगा और कार्यक्रम के बाद अगले 3 माह तक मीडिया की सुविधा के लिए एक सुविधा डेस्क रखा जाएगा। मीडिया जाएगा ऐसा हमारी अपेक्षा है। तो वहाँ पर क्योंकि अयोध्या छोटी जगह है, सब मीडिया को वहाँ पर जाके सुचारू रूप से सब वो कवरेज कर पाएँ, इसके लिए हम एक बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मीडिया सेंटर वहाँ बना रहे हैं। काम वहाँ पर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मंदिर के अंदर भी उनको एक स्लॉट दिलवाएं जिससे वो मंदिर में भी जाके अपना कैमरा के साथ कवरेज कर सके। ये पूरा का पूरा हम जो है व्यवस्था कर रहे हैं। अपूर्व चंद्रा, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय का अतिरिक्त चार्ज भी संभाल रहे हैं, ने बताया कि समागम को ध्यान में रखते हुए अयोध्या के श्री राम अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से अपग्रेड किया गया है। अयोध्या के दूसरे अस्पताल राज ऋषि दशरथ मेडिकल कॉलेज को भी केंद्र की सहायता से 550 बिस्तरों तक बढ़ा दिया गया है। श्रद्धालु आने की अपेक्षा है तो वहाँ पर जो है 2 चीज़ें रहती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ का रोकथाम और इमरजेंसी रिस्पांस। कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए एयरपोर्ट पे या जहाँ भी होगा वहाँ पर हम जो है लोगों की स्क्रीनिंग वगैरह करने की व्यवस्था कर रहे हैं। और बाकी जो इमरजेंसी रिस्पांस है वहाँ पर उसमें राज्य शासन के साथ केंद्र शासन पूरी तरह से संपर्क बनाए हुए है। समाचारों में लेते हैं ब्रेक। आप देखते रहिए प्रादेशिक समाचार। सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। चलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो स्टूडेंट्स की एग्जाम स्ट्रेस को दूर कर देता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो टीचर्स और पेरेंट्स की दुविधा को मिटाता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो इसके 7वें एडिशन में 2,26,00,000 लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है? मिलेंगे सभी सवालों के जवाब जब जुड़ेंगे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024।
तलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो स्टूडेंट्स की एग्जाम स्ट्रेस को दूर कर देता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो टीचर्स और पेरेंट्स की दुविधा को मिटाता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो इसके 7वें एडिशन में 2,26,00,000 लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है? मिलेंगे सभी सवालों के जवाब जब जुड़ेंगे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज कुरुक्षेत्र के पीपली में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना हम सबके लिए गौरव की बात है। ये ऐतिहासिक दिन 500 वर्षों के बाद आया है जब हम सबके राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के राम भक्तों को रामलला के दर्शन के लिए निमंत्रण प्राप्त हुआ है। हरियाणा के राम भक्त 9 फरवरी को रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचेंगे। राम भक्तों के अंदर उस बात को लेकर उत्साह था, तो आज वो जो सपना था, जो कहूँगा कि 30-32 वर्ष के पश्चात वो सपना साकार होने जा रहा है, तो इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कोई और हो नहीं सकती। 9 फरवरी को हरियाणा प्रदेश को वहाँ निमंत्रण मिला है कि हरियाणा प्रदेश के जो राम सेवक है, राम भक्त हैं, वो 9 फरवरी को वहाँ जाकर के भगवान श्री रामलला के दर्शन वहाँ करें। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन देशवासी एक बार फिर से दिवाली मनाएंगे। देश भर के साथ करनाल में भी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पहले राम जन्मभूमि आंदोलन और अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी करनाल योगदान दे रहा है। करनाल की सेवा भारती संस्थान में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाई जा रही स्वदेशी लड़ियों से भगवान राम की अयोध्या नगरी सजेगी। लड़ियां बनाने में जुटी महिलाओं में उत्साह के साथ खुशी है कि वे राम काज कर रही हैं और उनकी बनाई हुई लड़ियां अयोध्या को जगमग करेंगी। इस आयोजन के लिए विशेष रूप से तिरंगा लड़ी बनाई गई है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने राम मंदिर के लिए लड़ियाँ बना रहे हैं। हम यही चाहते हैं भी पूरे भारत में हमारी लड़ियाँ लगे, खुद की बनाई हुई हैं, सब कुछ इसमें अच्छा है। चाइनीज कुछ भी चीज़ यहाँ यूज ना हो, भारत की चीज़ ही भारत में यूज हो। दिवाली पे बनाते हैं, वैसे 2 महीने पहले शुरू हो जाता है, लेकिन अब हम राम मंदिर के लिए बना रहे हैं। लगभग 36 ग्रुप हैं इसमें, गाँव हैं आसपास करनाल के जितने भी लेडीज़ हैं। रोजगार भी चल रहा है, घर बैठे काम भी मिल रहा है। पहले घर में बैठे होते थे, अब ठीक है, काम घर बैठे मिलता है। अपनी तरफ से हम ये लड़ियाँ बनाने घर से टाइम निकाल के यहाँ पर आते हैं सेवा के लिए कि राम तैयार हो सके ताकि 22 तारीख को वहाँ पर पहुँच सके। हमारी लड़ियाँ कम से कम ये 60 फुट की बन रही है, लग जाएंगी। वहाँ से आया यहाँ पर बन के वहाँ पर जाएगी। 22 तारीख को उनका उद्घाटन है ना, उद्घाटन के लिए तैयार हो रही है सारी चीज़ें। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े ओम प्रकाश अत्रेजा ने बताया कि करनाल के राम भक्तों ने पहले भी अयोध्या में कार सेवा में योगदान दिया था और अब सजावट में अपनी सेवा देंगे, जो कि बहुत खुशी की बात है। स्वदेशी लड़ियाँ बनाई जा रही हैं। ये स्वदेशी लड़ियों की गारंटी है कि ये कई सालों तक चलेंगी। तो महिलाएं ये लड़ियाँ तैयार कर रही थी, इनकी इच्छा थी कि हमारी लड़ियाँ अयोध्या में भी प्रकाशमान हों, तो इसलिए जिस दिन 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी तो हमारी लड़ियाँ वहाँ जाएंगी। तो इस प्रकार से हम ये स्वदेशी लड़ियाँ पिछले 4 वर्षों से बना रहे हैं और अब इस विशेष तौर पे 22 जनवरी के लिए ये जितनी अपनी बहनें हैं यहाँ लड़ियाँ बनाती हैं हर वर्ष, लेकिन अब इस ओकेजन, इस अवसर के लिए ये लड़ियाँ बनाई जा रही हैं जो अयोध्या में जाके हमारी साज सज्जा में काम आएंगी।
उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। कोहरे का असर सड़क, रेल और विमान आवाजाही पर देखा जा सकता है। देश भर की हवाई उड़ानों में देरी देखी जा रही है। उड़ानों में हो रही देरी के मद्देनज़र डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने एक SOP जारी किया है, जिसके तहत हवाई उड़ान कंपनियां उन उड़ानों को अब पहले ही रद्द कर सकती हैं जिनकी उड़ान में कम से कम 3 घंटे की देरी होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त कंपनियों को उड़ान से संबंधित सारी जानकारी यात्रियों को तुरंत साझी करने की हिदायत भी दी गई है, ताकि घने कोहरे और ठंड के चलते यात्रियों को परेशानी ना हो व हवाई अड्डों पर भी बिना कारण भीड़ ना बढ़े। रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कल विभिन्न गौशालाओं को वित्तीय सहायता के चेक प्रदान किए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए कृत संकल्प है। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार और गौ सेवा आयोग प्रभावी रूप से काम कर रहा है। पहले गौशालाओं का 40 करोड़ का बजट होता था, इस बार 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पहले का जो बजट था वो लगभग 40 करोड़ का बजट था पीछे। हरियाणा सरकार ने उसको बढ़ा करके 400 करोड़ का बजट हरियाणा सरकार ने किया है पिछले कमिंग फाइनेंशियल ईयर में। और इसी संदर्भ में समय समय पर पीछे मेरे ख्याल जून में जो है सरकार ने पिछली जो किस्त दी थी जून में दी थी, अब दी है। साल में 2 अरब और भी आगे सिस्टम इसका बढ़ाया जाएगा और लगभग 3 बार जो है किस्तें जो है आएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में लगभग 34 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने जो रजिस्टर्ड गौशालाएं और रजिस्टर्ड गौशाला होकर के जो सरकार में जिनका रजिस्ट्रेशन कराया गया है उन गौशालाओं को चारे के लिए और छोटी मोटी रिपेयर, कुछ अपना शेड वगैरह का काम भी वो कर सकते हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि भाजपा का संगठन ही सेवा के नाम से जाना जाता है और सरकार का फोकस केवल विकास कार्यों पर रहता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पात्र लोगों को घर द्वार पर सरकार की अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। यात्रा ये कितना बड़ा अभियान है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कितना बड़ा अभियान है। आप और हम इसको अगर समझे, और विपक्ष किस तरह की बातें करता है, विपक्ष का भी आपने देखा, लेकिन एक इतना बड़ा अभियान है कि आप देखें जिसको जो दफ्तरों में नहीं जा सकता, जो बुजुर्ग दफ्तरों में नहीं जा सकता, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, जिसके परिवार में कोई ऐसा आदमी नहीं है, उसके बिल्कुल घर के दरवाजे पे जाकर के उसकी पेंशन बन रही है, उसका आयुष्मान कार्ड बन रहा है, उसको और सहूलियतें दी जा रही हैं। इस पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर रही, मोदी जी का नेतृत्व राजनीति नहीं कर रहा है। ये जो कोई भी राजनीति कर रहा है ये विपक्ष को पच नहीं रहा, क्योंकि 500 साल पुराना मुद्दा जो किसी से संभव नहीं हुआ वो मोदी जी ने करके दिखा दिया। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम खुश्क रहेगा। 20 जनवरी तक सुबह धुंध रहने की संभावना जताई गई है। उसके बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों में कहीं कहीं पारा गिरने की संभावनाएं हैं। HU के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने बताया कि हरियाणा में 20 जनवरी तक हल्की गति से उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं चलने की संभावना है, जिससे राज्य में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी रहने परंतु रात्रि तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना है। इस दौरान ज़्यादातर क्षेत्रों कल सुबह धुंध के रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल के लिए ठंड में कोहरा फायदेमंद है, वहीं सरसों की फसल में सफ़ेद रतवा की बीमारी आने की संभावना है। ऐसे में अगर सरसों की फसल के पत्तों पर सफ़ेद रंग का निशान नजर आए तो किसान कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लेकर कीटनाशक का छिड़काव करें। उन्होंने बताया कि किसान फलदार पौधों को सर्दी से बचाने के लिए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। तो तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी जो और ठंड भी बनी रहेगी। रात्रि तापमान में गिरावट है, धुंध भी है जो फसलों के लिए लाभदायक है, विशेषकर गेहूं की फसल में। तो और सरसों की फसल में थोड़ा सा सफ़ेद रतुए का प्रकोप हो सकता है। तो वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार सफ़ेद रतुए के यदि कोई प्रकोप हो तो पत्तों पर सफ़ेद धागे बन जाते हैं, उसमें वो वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार स्प्रे करें। और गेहूं और जो फलदार पौधे हैं, सब्जियां हैं, जहां भी आवश्यकता हो उसमें सिंचाई करें।
सिरसा के चौटाला गांव में जेजेपी पार्टी द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में करीवाल ने मंगलिया को हराकर 3 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार हासिल किया। मंगालिया गांव की उपविजेता टीम को 2 लाख रुपए व ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। तीसरे व चौथे स्थान पर रही ठोबरिया व बढ़ोली वाली टीमों को 51 हज़ार रुपये की राशि दी गई। मंगालिया गांव के दिनेश के प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल से नवाजा गया। समापन समारोह में प्रसिद्ध कलाकार प्रेम ढिल्लों, गगन कोकरी, अल्फाज सुखियाद ने शानदार प्रस्तुतियां दी, जिसका खिलाड़ियों सहित ग्रामीणों ने जमकर लुत्फ उठाया। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि ग्रामीण खेल टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखते हुए खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है। ग्रामीण अंचल में हुई इस प्रतियोगिता की सफलता का पैमाना इसी बात से लगाया जा सकता है कि देहात क्षेत्र की 200 से ज़्यादा टीमों ने भाग लिया। उन्होंने इस प्रतियोगिता के संदेश को सभी के लिए प्रेरणादायी बताया। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार जन नायक चौधरी देवीलाल ने हरियाणा में खेलों का विकास किया, ठीक उसी तर्ज पर दिग्विजय चौटाला भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने में जुटे हैं। और जिस मंशा और मानसिकता के साथ ये कार्यक्रम किया गया है कि युवा पीढ़ी को किस तरीके से नशे से मुक्ति दिलाई जाए और उनका ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ, खेलों की तरफ केंद्रित किया जाए, मैं इस सोच के लिए जननायक जनता पार्टी को भी और भाई दिग्विजय चौटाला जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने जो ये मुहिम छेड़ी है, इसमें जो भी ये तो एक यज्ञ की तरह है, इसमें सबकी आहुति जानी चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए और समाज के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर करने के, स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट करवाना और उसके अंदर कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट रखना। और मैंने देखा है दिग्विजय चौटाला जी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं युवा पीढ़ी के लिए, खासकर नशे मुक्ति के आंदोलन। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला नशे के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखने का संकल्प लेते हुए कहा कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की प्रतियोगिता पूरे हरियाणा में करवाई जाएगी। खेलों की कड़ी में ही क्रिकेट के बाद जिले में अब कबड्डी प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी ताकि युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके। अंचल में खेले जाने वाले सबसे बड़े खेल मेले का आयोजन हुआ है। 208 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को बधाई देता हूं जिन्होंने ये सफल आयोजन करवाया। फिर जिन खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, खेल प्रेमियों ने जिनका उत्साहवर्धन किया, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हिंदुस्तान के महान क्रिकेटर गौतम गंभीर, ईशांत शर्मा, सांगवान जी और दूसरे कलाकार दोस्तों ने आकर के जो हौसला अफजाई उनकी की है, निश्चित तौर पे इसके सार्थक परिणाम आपको निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे। एक विशाल आयोजन आज उसका समापन हुआ, ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे ले गया, ग्रामीण प्रतिभाओं को चमकाया, उन्हें एक रोशनी दी। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। एक वॉलंटियर से लेकर के जो लोग, आर्टिस्ट लोग, नेता लोग, जो इसमें इन्वॉल्व थे इस आयोजन को करवाने में, इसमें एक हाथ नहीं, ये हजारों हाथों द्वारा किया गया कार्य है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।